नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के लिए कुछ उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। जो नामों की घोषणा की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी के हिस्से गई हैं, 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्र, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और हरियाणा की एक सीट भी जो है कांग्रेस ने उनको दी है, कुरुक्षेत्र, वहाँ से सुशील गुप्ता को जो है उम्मीदवार बनाया है। तो इस ढंग से देखा जाए तो पहले ऐसा लग रहा था कि क्या बीजेपी और खासकर एनडीए के खिलाफ क्या विपक्ष का कोई गठबंधन खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे थे। खासकर जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, तो कहा गया कि जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस गठबंधन की अगुवाई करनी शुरू की थी। पहली मीटिंग भी पटना में हुई थी और कहा जा रहा था कि वो कन्वीनर बनना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। उस सेटबैक के बाद एक बार फिर से जो है विपक्षी दलों ने आपस में मिलजुल करके बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की है। इसी की चर्चा करते हैं। जिन सीटों पर जो गठबंधन होता हुआ दिख रहा है, उसमें आप कहें पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 7 सीटें, 4 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा की 10 सीटें, 1 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 9 कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटें, 24 जो है कांग्रेस लड़ेगी, 2 जो है आम आदमी पार्टी लड़ेगी। चंडीगढ़ की 1 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और गोवा की 2 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। यानी कुल जो है 46 सीटें जो है वो होती हैं, जहां पर कि आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। साथ में कहें एक और राज्य में गठबंधन हुआ है और वो राज्य जो है वो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, और वहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। राम मंदिर के बाद कहा जाता है कि और भी बीजेपी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की है वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी ना करते करते काफ़ी तोल मोल, कभी लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रियंका गांधी का एक फ़ोन कॉल अखिलेश यादव को सारा काम बना गया और प्रियंका के इस फ़ोन कॉल के बाद उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 17 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं और 63 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ेंगी, जिसमें से वो अपने खाते में से 1 सीट जो है वो एक और दल को, क्षेत्रीय दल को देंगे। जो आज़ाद हैं उनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनके पार्टी को दिया जाएगा। तो कुल यदि हम बात कर लेते हैं तो 46 सीटें जहां आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और 80 सीटें जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये करीब 126 सीटें होती हैं। इन 126 सीटें में कांग्रेस के हिस्से में 56 सीटें आई हैं। तो कम से कम आप इतना तो कह सकते हैं कि ये 126 सीटें जो है उस पर जो है बीजेपी के खिलाफ जो है विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार खड़ा होगा। उसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पर अभी गठबंधन होना बाकी है और करीब करीब इन राज्यों में भी गठबंधन हो जाएगा। उसमें है बिहार में भी करीब करीब गठबंधन होना तय है, क्योंकि अभी तक जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार, उसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल साथ में थे। वहाँ की 40 सीटों पर भी करीब करीब मामला जो है वो तय है कि हो जाएगा आगे पीछे। अभी फ़िलहाल जो है आरजेडी वहाँ पे 30 सीट लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जो है वो 25, 27, 28 सीट पर मान जाएगी। कांग्रेस को 7-8 सीटें, 9 सीटें मिल सकती है और 1-2 सीटें जो है वाम दलों को मिलेगी। यहाँ भी गठबंधन होना तय है। तो बिहार की 40 सीटें हो गई। उसके बाद आता है देश का सबसे दूसरा बड़ा राज्य, वो है महाराष्ट्र, जहाँ पे 48 सीटें हैं। यहाँ भी महाविकास आघाड़ी है, वहाँ पर भी चर्चाएं हो रही हैं। शरद पवार जो हैं वो जो है इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन कैसे स्मूथली हो जाए। यहाँ भी आपको बता दूं कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की सेना और कांग्रेस के बीच में सीटों के नंबर्स को लेकर के और
कौन सी सीटें कौन पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के कुछ जो है बातचीत अटक सी गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पे बातचीत की और उसके बाद कहा जा रहा है कि शिवसेना करीब 19 सीटें लड़ेंगी, ऐसी बातें कही जा रही। 19 से 21 सीटें के बीच में 10 से 15 सीटें कांग्रेस लड़ेंगी, 10 सीटें जो है एनसीपी के खाते में जा सकती हैं, और वहाँ पर जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और राजू शेट्टी की पार्टी है उनको भी 1 और 2 सीट देने की बात चल रही है। तो ये 48 सीटों पे भी गठबंधन हो जाएगा। फिर आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है डीएमके की सरकार है वहाँ राज्य में, और वहाँ पर कांग्रेस जो है वो उस गठबंधन में शामिल है। तो वहाँ पे 9 सीट, 8, 9 और 10 सीटों की बातचीत चल रही है। ये जो गठबंधन है ये भी करीब करीब हो जाएगा। झारखंड में 14 सीटें हैं, यहाँ भी गठबंधन जो है पहले भी रहा है। यहाँ भी अभी जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अभी जो सरकार है वहाँ में भी अभी कांग्रेस जो है वो शामिल है, तो वहाँ भी गठबंधन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और साथ में पीडीपी, ये तीनों मिलके शायद यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ भी कहा जा रहा है कि गठबंधन होना तय है। हालांकि थोड़ी सीट बारगेनिंग को लेकर के कभी कभी आपको फारूक अब्दुल्ला तो कभी कभी उमर अब्दुल्ला के बयान ऐसे आते आपको दिखेंगे जो कि लगता है कि शायद गठबंधन ना हो, लेकिन अंदर की बात बता रहा हूँ। यहाँ भी करीब करीब जो है इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा और एक लद्दाख की सीट बचती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण राज्य है वो बंगाल। बंगाल में गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन आपको बता दूं वहाँ भी करीब 3 से 4 सीटों पर बात चल रही है, और अंतिम समय तक ये जो सीटें हैं इस पर फैसला हो जाएगा, जिसमें कि मालदा की 2 सीटें हैं, 1 सीट पर कांग्रेस जीती हुई है, और एक अधीर रंजन चौधरी की सीट है वो 3 सीट हो गया, एक रायगंज की सीट है 4 सीट। कांग्रेस जो है एक दार्जिलिंग और पुरुलिया 6 सीट की मांग कर रही है, लेकिन 3 से 4 सीटों पर यहाँ भी गठबंधन हो जाएगा। ये सारे राज्य जो हैं, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48, तमिलनाडु की 39, पश्चिम बंगाल की 42, झारखंड की 14, जम्मू कश्मीर की 5, लद्दाख की 1 सीट यदि जोड़ दूँ आपको तो 189 सीटें हो जाती हैं। तो 189 सीटें जो है वो वहाँ पर करीब करीब गठबंधन होना तय है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। तो यदि हम जो है ये 126 का आंकड़ा, जहाँ पर कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है, और ये 189 सीटों को जोड़ दे तो करीब 315 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। इसके साथ आपको बता दूं कि 13 सीटें जो पंजाब की है वहाँ ये तय हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने लड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे केरल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वाम दल जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन चूँकि अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ रही है, तो यहाँ पंजाब में या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीते, वो भी आप इंडिया गठबंधन के खाते में डाल दीजिए। और ये 20 की जो कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें हैं केरल की, इसमें से या कांग्रेस जीते या लेफ्ट पार्टी जीते, ये भी आप इंडिया गठबंधन के खाते में डाल सकते हैं। तो ये जो है आंकड़ा, यदि मैं इसको जोड़ूँ तो ये 315 से बढ़कर जो है ये जो है 348 सीटें हो जाती हैं, यानी करीब 350 सीटें ऐसी आप कह सकते हैं जहां पर बीजेपी को जो है अच्छी खासी टक्कर इंडिया गठबंधन के द्वारा मिलेगा। ये बातें जो है इतने खुल के जो है कोई अभी कहना नहीं चाह रहा है, और इतनी ये बातें खुल के सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन तैयारियां हो गई है। तो एक बीजेपी के एक या एनडीए के एक कैंडिडेट के सामने विपक्ष का एक कैंडिडेट देने की रणनीति पर बात चल रही है। फिर यदि आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश की 25 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं, असम की 14 सीटें हैं, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीटें हैं। कर्नाटक की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कर्नाटक वहां पर अकेले जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और राज्यसभा चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी के दो विधायक, एक तो वोट डालने नहीं आए और एक ने पाला बदल लिया राज्यसभा में वोट करने के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में, तो वहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि करीब आप मानिए कि करीब 400 ऐसी सीटें होंगी जहाँ पर कि या तो इंडिया गठबंधन बीजेपी या एनडीए के खिलाफ होगा, या कांग्रेस जो है सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी को या एनडीए के गठबंधन को देगी। ये आंकड़ा काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि ये आंकड़ा
बहुत बड़ा है। यदि अब हम 300 साढ़े 300 सीटों की बात करते हैं और 1 to 1 फाइट होती है, तो फिर जो है आप कह सकते हैं कि विपक्ष भी जो है सरकार को टक्कर देने की स्थिति में होगा। भले ही विपक्ष अभी तक ये आपको बिखरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ढेर सारे लोग जो है वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए। और कई बातें ये इसलिए भी कही जा रही है कि एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद आपको और तेज़ी से ये गठबंधन स्वरूप में दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे दल जो हैं जो खुलकर विपक्ष के साथ नहीं आए, वो थोड़ा डरे हुए हैं। और किस बात से डरे हुए हैं ये आप समझ सकते हैं। बीएसपी क्या करेगी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यदि कोई जो विपक्ष का गठबंधन बनता है तो शायद कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी भी उसका हिस्सा बने। और आपको मालूम है बीएसपी के वोट पूरे देश भर में है, तो वो वोट भी जो है विपक्ष खोना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा विपक्ष चाहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई एक तरफा लड़ाई ना हो। हालांकि बीजेपी ने 370 का टारगेट रखा है, एनडीए का 400 के ऊपर रखा है, लेकिन विपक्ष भी अपने मंसूबे पर टिका हुआ है और चाहता है कि बीजेपी और एनडीए को अच्छी टक्कर दी जाए। तो प्योर मनोरंजन में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।